प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हमने वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.2 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पेज संख्या 14 जो आपको स्लाइड के रूप में आपके सामने दिखलाई दे रहा है, कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें, उन संख्याओं को हमने कहा था कि वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, √7, √15, पाई, इस प्रकार की संख्याओं को हमने वहां पे कहा था। अब हमें ये सिद्ध करना है यहाँ पे कि √2 यह अपरिमेय संख्या या √3 या √5 इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। किस प्रकार से हम यह सिद्ध करेंगे? बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। √2, √3, √5 या इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, यह सिद्ध करने के लिए बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये संख्याएं जो √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको सिद्ध करने से पहले हमें एक प्रमेय पढ़ना होगा, प्रमेय 1.3। देखिए प्रमेय क्या कहता है। कोई भी यदि एक अभाज्य संख्या p है जो किसी एक धनात्मक पूर्णांक a² को विभाजित कर रहा है, तो कह रहा है कि वो a को भी विभाजित करेगा। क्या प्रमेय है? यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और p कोई अभाज्य संख्या है, तो वह संख्या यदि उस संख्या के वर्ग को विभाजित करेगा, तो वह संख्या उस संख्या को भी, यानी p जो अभाज्य संख्या है, वह उस धनात्मक पूर्णांक a को भी विभाजित करेगा। प्रूफ देखिए कैसे हम इस बात को प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं कि a जो एक धनात्मक पूर्णांक है, इसके गुणनखंड है p1, p2, p3, p4 एंड सो ऑन pn, यानी ये संख्याएं n संख्याएं हम लोगों के पास है। ऐसा हम लोग सपोज करते हैं, मानते हैं कि ये इस संख्या के गुणनखंड है, यानी इस संख्या का वर्ग क्या होगा? p1², p2², p3², pn²। अब हमें यहाँ दिया गया है कि pa² को विभाजित कर रहा है, pa² को विभाजित कर रहा है। लेकिन अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन हमें प्राप्त हो, तो वह अभाज्य गुणनखंडन यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि pa² को विभाजित कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह p इस p1, p2, p3, p4, pn में से ही कोई संख्या होगी। इसके अतिरिक्त कोई संख्या और नहीं हो सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि p इस p1, p2, pn में से ही है, जबकि हम प्रारंभ में ही माने थे कि p1, p2, p3, pn ये जो संख्याएं हैं वह a को विभाजित कर रही हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वो pa² को विभाजित कर रहा है इसका, और वो p इस p1, p2, p3, pn में से ही कोई संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह p इस a को भी विभाजित करेगा। यह प्रमेय कैसे प्रूफ हुआ है ये भी हमने देख लिया। अब आपको इस रिजल्ट को केवल याद रखना है कि यदि कोई अभाज्य संख्या p किसी संख्या धनात्मक पूर्णांक a² उस संख्या के वर्ग को विभाजित करेगा, तो वह उस संख्या a को भी विभाजित करेगा। अब हमें यहाँ देखना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत मानते हैं। मान लेते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस संख्या को r/s के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और इसका हर शून्य के बराबर नहीं है। सपोज करिए कि r और s का एक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हम उस संख्या से r और s को विभाजित करते हैं। सपोज करिए कि हमें संख्या प्राप्त हो जाती है a और b, यानी √2 की वैल्यू हो गई a/b। अब यहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी a और b अब किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। यहाँ से अब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो b√2 बराबर हो गया a के, या दोनों और वर्ग करेंगे तो 2b² बराबर हो गया a² के। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि a²/2 बराबर b², यानी 2a² को विभाजित कर रहा है। तो प्रमेय 1.3 को याद करिए, यदि a² को 2 विभाजित कर रहा है, इसका अर्थ है कि 2 a को भी विभाजित करेगा। हमने मान लिया कि यदि a 2 को विभाजित करता है, तो मान ले रहे हैं कि a/2 बराबर है c के, यानी a
ए को चूंकि वह विभाजित करेगा, यह यहाँ कन्फर्म हो गया, तो हम मान लेते हैं कि ए में यदि 2 से भाग देंगे तो हमें सी प्राप्त होता है। ए बटा 2 बराबर सी, यानी ए बराबर 2c। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। या ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर के हो गया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में, तो हमें प्राप्त होगा 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 से कट गया 4, तो हमारे पास बचेगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, b स्क्वायर बटा 2c स्क्वायर के बराबर है। इसका अर्थ यह है कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो पुनः प्रमेय 1.3 का हम प्रयोग करेंगे कि b स्क्वायर को यदि 2 विभाजित करेगा तो b को भी 2 विभाजित करेगा। अब पहले हमने कहा था कि a और b सहअभाज्य हैं, उनका कोई भी और दूसरा गुणनखंड नहीं है 1 के अतिरिक्त। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2b को भी विभाजित कर रहा है और 2b को भी विभाजित कर रहा है तथा 2a को भी विभाजित कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि a और b का एक अभाज्य गुणनखंड हमें 2 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार का कंट्राडिक्शन, विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने जो अपनी इस प्रकार का विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में मान लिया था, कल्पना हमने किया था, वह कल्पना ही गलत था। जो हमने स्टार्टिंग में त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार की गलत कल्पना के कारण ही हमें इस प्रकार का विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार से हमने √2 को दिखाया है कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक उसी प्रकार से आप उदाहरण संख्या 9 में √3 को भी दिखाएंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार पुनः समझने के लिए, हो सकता है कि अब न समझ में आया हो, पुनः एक बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किए हैं, ठीक वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी करना है, केवल वहां 2 की जगह 3 रख देना है। 3 अगर आपसे 5 पूछा जाए तो 3 की जगह 5 रख देंगे, और दूसरा कुछ आपको नहीं करना है। पुनः हम मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मानेंगे कि उसका उल्टा, उसका विपरीत √3 एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ हुआ कि √3 को हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। √3 को यदि हम a बटा b के रूप में लिखेंगे, जहां a और b अब हम मान लेते हैं कि सहअभाज्य है, यानी किसी और संख्या से नहीं कटेंगे, यानी b√3 बराबर 1 है। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि a स्क्वायर बटा 3 b स्क्वायर के बराबर है, यानी a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। a स्क्वायर 3 से यदि विभाज्य है तो प्रमेय 1.3 कहता है कि कोई संख्या यदि a स्क्वायर को उस संख्या के वर्ग को विभाजित करेगा तो उस संख्या को, यानी a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ चूंकि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसका अर्थ यह है कि a भी 3 से विभाज्य होगा, यानी 3 a को भी विभाजित करेगा। अब मान लेते हैं कि a में 3 से भाग देंगे तो हमें c प्राप्त होता है। a बटा 3 बराबर c, यानी a बराबर 3c। a बराबर 3c। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। तो पहले वाले समीकरण में 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर में a स्क्वायर की जगह पे हम यदि 9c स्क्वायर लिख दें तो हमें प्राप्त होगा 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। 9 में 3 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, b स्क्वायर बटा 3 बराबर c स्क्वायर के है। इसका अर्थ ये हुआ कि b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यानी 3 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो प्रमेय 1.3 का पुनः प्रयोग करेंगे कि 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में माना था कि a और b सहअभाज्य है, यानी 1 के अतिरिक्त और कोई भी संख्या a और b को विभाजित नहीं करेगी, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है वह a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि a और b का हमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हो गया। और जो हमारा जो कल्पना था स्टार्टिंग में, जो हमने मान रखा था, उसका विरोधाभास हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि वहां पर हमने माना था कि a और b सहअभाज्य है, किसी संख्या से नहीं कटेगा। और यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है कि 3 से a भी विभाज्य है और 3 से b भी विभाज्य है, यानी हमें कंट्राडिक्शन, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने जो अपनी कल्पना की थी स्टार्टिंग में वह त्रुटिपूर्ण थी, गलत थी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमने स्टार्टिंग में मान रखा था कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप
√2, √3, √5, √7 इस प्रकार की संख्याओं को आप यह दिखला सकते हैं कि यह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। उदाहरण संख्या 11 भी ठीक उसी तरीके से है। देखिए जैसे आप √2, √3 को दिखाए, 3√2 को दिखाना है तो 3√2 को मान लेंगे a बटा b है, परिमेय है, या √2 बराबर a बटा 3b भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ से दिख रहा है कि a बटा 3b एक परिमेय है, इसका अर्थ ये हुआ कि √2 भी एक परिमेय है। लेकिन अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो संख्या हमें दी गई है 3√2 वह परिमेय नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड की परीक्षा में सॉल्व करते समय आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि केवल इतना ही आपको नहीं लिखना है। यहाँ √2 बराबर a बटा 3 भी लिखने के बाद यहाँ सीधे लिख दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु आपको वहां सिद्ध करके दिखाना होगा, जिस प्रकार से हमने उदाहरण संख्या 9 में दिखलाया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले आप √2 को दिखाएंगे कि एक अपरिमेय संख्या है, तब आप कहेंगे कि यहाँ पर यह संख्या जो 3√2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को आप होमवर्क के रूप में करेंगे, क्योंकि ठीक वही क्वेश्चन है जो हमने उदाहरण में किया है, उसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है। अब शुरू होता है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। यहाँ पर कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं। देखिए 0.375, 0.104, 0.0875, 23.3408। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो भी संख्याएं दी गई हैं यह संख्याएं शांत दशमलव है, यानी कुछ अंकों के बाद भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, यानी यह संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे दशमलव प्रसार जो शांत होते हैं वह परिमेय होते हैं, या शांत हो, अशांत हो और आवर्ती हो तो वो सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम देखेंगे कि इन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम आसानी से लिख सकते हैं 0.375 बराबर 375 बटा 10⁻³ से गुणा किए और भाग दे दिए। या 0.375 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3/2⁻3, 5/3 से ऊपर नीचे गुणा किए, ताकि नीचे ये 375 का हमने गुणनखंड कर दिया 3 × 5⁻3, और 10 को भी हमने ऐसे लिख दिया 5/3 से 5/3 कट गया, बच जाएगा 3/2⁻3। ऐसे ही जो दूसरी संख्या थी 0.104, उसको भी हम p बटा q के रूप में लिखेंगे, तो हमें इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 13/5/3, 13/5 की घात 3। 0.0875 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस संख्या को भी इस प्रकार से गुणनखंड करके आप लिख सकते हैं। आप यहाँ ध्यान दें कि जो यह शांत दशमलव है, इन संख्याओं को यदि हम p बटा q के रूप में लिखें, तथा यह जो p बटा q की संख्याएं हैं, यह p और q अंश और हर सहभाज्य हैं, यानी इन संख्याओं के गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 और 2 सहभाज्य है, 13 और 5, अब ये संख्याएं किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकती हैं। 7, 2 और 5 ये संख्याएं सहभाज्य हैं, यह अन्य किसी संख्याओं से नहीं कटेंगे। 2, 7, 521 और 5 ये संख्याएं अब किसी और से नहीं कटेंगी। यानी यदि जो शांत दशमलव हैं उनको हम p बटा q के रूप में लिखें, तथा p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप यहाँ यदि ध्यान दें तो इन सभी संख्याओं के जो हर हैं वह या तो 2 के गुणनखंड है, या 5 के गुणनखंड है, यहाँ 2 का गुणनखंड है, यहाँ 5 का गुणनखंड है, तथा इन दोनों उदाहरणों यहाँ 5 का गुणनखंड है तथा यहाँ 2 और 5 का गुणनखंड है। यानी निश्चित रूप से यदि कोई शांत दशमलव है और उसे हम p बटा q के रूप में लिखें, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हों, तो उनके हर निश्चय रूप से 2 या 5 या 2 तथा 5 दोनों संख्याओं के ही गुणनखंड होंगे। इसको हम आप व्यापक रूप में प्रमेय के रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जहाँ ऊपर 4 उदाहरण हम लोगों ने लिया था, 4 संख्याएं, चारों दशमलव प्रसार शांत थे। यदि उसको हम p बटा q के रूप में लिखें, तब x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप अभी चारों उदाहरणों को देखे हैं कि हमने व्यक्त किया है, जहाँ p और q सह अभाज्य है, और अंश और हर को यदि किसी संख्या से कट सकता है तो कटाने के बाद जो संख्या हमारी बचेगी यानी सह अभाज्य होगी, उस स्थिति में जो q होगा यानी हर होगा, उसका अभाज्य गुणनखंडन 2⁻n × 5⁻n m के रूप का ही होता है। यानी जो संख्या p बटा q होगी उसका हर
निश्चित रूप से या तो 2 का गुणनखंडन होगा या 5 का होगा तथा 2 और 5 का होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्याएं उसका गुणनखंड नहीं हो सकती है। अब इसी के उल्टे परिणाम पर हम विचार करेंगे, यानी अब कुछ ऐसी संख्याएं लेंगे जो p बटा q के रूप की हों और उनके दशमलव प्रसार शांत हों। वहां हमने क्या पढ़ा प्रमेय 1.5 में, ऐसे दशमलव प्रसार जो शांत हों और जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें। अब हम लेंगे ऐसी p बटा q की संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार शांत हों। उदाहरण के लिए 3/8 0.375, 13/125 0.104, 7/80 0.0875। इस प्रकार से जो ये संख्याएं ली गई हैं p बटा q के रूप में है तथा इनके दशमलव प्रसार शांत हैं। आप यहाँ देखते हैं कि इन संख्याओं के जो हर हैं वो 2 to the power m into 5 to the power n इसी रूप के है। इसका गुणनखंड देखिए, सब में देखिए 10 है, यानी 2 into 5 है, 2 into 5 है। इसको आप व्यापक रूप में प्रमेय 1.6 के रूप में लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई संख्या p बटा q परिमेय संख्या हो तथा q 2 to the power n into 5 power m के रूप का हो, यहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक हो तो x का दशमलव प्रसार निश्चित रूप से शांत होता है। इस प्रकार से हमने 2 रिजल्ट्स यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है। 2 रिजल्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा क्या क्या, यदि कोई दशमलव प्रसार शांत होगा तो निश्चित रूप से उसे p बटा q के रूप में लिखने पर उसके हर का जो गुणनखंड होगा वो 2 to the power m into 5 to the power n रूप का होगा। दूसरा इसका विपरीत, यदि कोई संख्या p बटा q के रूप में है जहां p और q सहअभाज्य हो तो तथा q 2 to the power n into 5 power n रूप का हो, यदि इस रूप का हो तो निश्चित रूप से x का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। इन दोनों प्रमेय के बाद एक प्रमेय है 1.7। ये प्रमेय क्या कहता है, देखिए अभी जो हमने अभी 2 प्रमेय पढ़ा हमने, ठीक उसी पर आधारित ये भी है। अभी हमने कहा कि p बटा q एक परिमेय संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंडन 2 to the power n into 5 power m रूप का है। यदि ऐसा है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। सपोज करिए कि इस q का अभाज्य गुणनखंडन 2 to the power n into 5m पावर रूप का नहीं है, तब क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि यदि संख्या कोई p बटा q है, जैसे एक्सरसाइज 1.4 में देखिए क्वेश्चन इसी पर बेस्ड भी है। सारे क्वेश्चंस आपको बताना है कि शांत है या अशांत है, बिना भाग दिए ही आप बता सकते हैं। कैसे, देखिए यदि कोई संख्या p बटा q है और q का गुणनखंड यानी जो हर है उसका गुणनखंड यदि 2 to the power n into 5 power m रूप का नहीं है तो निश्चित रूप से उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और वह संख्या p बटा q है, अशांत है तो आवर्ती निश्चित रूप से होगी, क्योंकि अशांत अनावर्ती यदि होगी तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। यही प्रमेय संख्या 1.7 है कि यदि 1.6 में हमने कहा था कि कोई प्रमेय संख्या ऐसा है कि उसका जो हर है वो 2 to the power n into 5 power m रूप का है, यानी उसके गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 है। तो प्रमेय 1.7 ये कहता है कि यदि ऐसा हो कि न हो 2 या 5 या 2 और 5 तो उस स्थिति में उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। यही एक्सरसाइज 1.4 है। आप क्वेश्चंस को अगली वाली क्लिप में मैं एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस का सलूशन भी प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि यहाँ पर समय निर्धारित है, कम समय में ही सारे क्वेश्चंस को देखना है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। ये हर का गुणनखंड करने से पहले आपको यह देखना होगा कि अंश और हर यह दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी यदि किसी संख्या से अंश और हर कट सकता है तो दोनों संख्याओं को उस संख्या से कटाने के बाद ही आप हर का गुणनखंड करेंगे। यदि हर का गुणनखंडन करते समय हर का गुणनखंड यदि 2 या 5 तथा 2 और 5 होंगे तो वह परिमेय संख्या उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि ऐसा नहीं है, यानी इस हर, जैसे यहाँ 7 और 8 है, यहाँ आप देखते हैं कि 8 का गुणनखंड केवल 2 है, यानी बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। उसी प्रकार से 64 और 455 और 64 दोनों सह अभाज्य हैं, इसलिए आप 455 का गुणनखंडन करेंगे
यदि 455 के गुणनखंडन में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती है तो आप कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को करिएगा। अगले वाले क्लिप में मैं एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस के सलूशन के साथ पुनः आऊंगा। धन्यवाद।